नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, हमारे चैनल जो है उसके माध्यम से हमेशा आंगनबाड़ी बहनों की उनकी जो भी विभागीय लेटर हो या जिस तरह की भी जानकारी दी जाती हो, सेविकाओं से संबंधित ही जानकारी दी जाती है। और आपको भी पता होगा कि अभी तक मेरे जितने भी वीडियो आप लोग देखे होंगे, मेरे द्वारा फॉल्स वीडियो कभी भी वायरल नहीं किया गया, क्योंकि यह चैनल जो है उस सेविकाओं की आवाज है। तो हम चाहेंगे कि हमारी सारी सेविका बहनों का सबसे नंबर 1 चैनल यह बन जाए। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ECCE पैटर्न पर कुछ अति लघुतरीय प्रश्न के साथ। तो आपको मैं ये प्रश्न आपके पास पेश करूं, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो को का बनाना ही जो है आप लोगों के डिमांड पर हुआ है शुरू, और आप लोगों को बिना किताब देखे हमें परीक्षा पास करवाना है। तो ऐसे में वीडियो को आप लोग सुनते रहिए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन इसे सुनते सुनते आपको प्रश्न का जवाब याद हो जाना चाहिए। तो आइए हम सीधे अब प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, आज का ये अति महत्वपूर्ण अति लघुतरीय प्रश्न है, जिसका कि 2 शब्द में जवाब देना है। तो पहला है, विकास का संबंध मुख्यतः किस परिवर्तन से है? याद रखिएगा, विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है। अगला प्रश्न, वृद्धि का संबंध मुख्यतः किस परिवर्तन से है? तो मात्रात्मक परिवर्तन से। दोनों में गड़बड़ाना नहीं है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाला होने वाला परिवर्तन है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय पर रुक जाती है। अगला प्रश्न, किसी बच्चे के शरीर का आंतरिक विकृतियां क्या करती है? किसी बच्चे के शरीर की आंतरिक विकृतियां जो है क्या करती है? विकास को प्रभावित। वृद्धि और विकास कैसी प्रक्रिया है? वृद्धि और विकास जो है नैसर्गिक तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि यह ज्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा। तो वृद्धि और विकास नैसर्गिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, 0 से 2 वर्ष की आयु की लड़कियों का वजन कितना होता है? याद रखिएगा कि यह जो है 3.2 यानी सामान्य जन्म के समय से 11.5 किलो तक हो सकता है 2 वर्ष में। अगला है, कितने माह के बच्चा अपना सिर उठाकर टिकाना शुरू करता है? वो बच्चा जो है अपना सिर को हल्का हल्का खुद से उठाना कब से शुरू करता है? वो समय है 3 माह का। प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है? याद रखिएगा, प्रसव पूर्व मतलब कि प्रसव से पहले। तो प्रसव से पहले गर्भधारण से प्रसव तक की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? गर्भधारण से प्रसव तक। प्रश्न नंबर 8, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन है? दाल, दूध, अंडा, मांस, सोयाबड़ी, जो कि हम आंगनबाड़ी केंद्र पर देते हैं, इसीलिए दाल और सोयाबड़ी को बांटा जाता है THR के रूप में। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? यह जन्मजात विकार है, याद रखिएगा। शिशु के किस अवस्था को विकास के मील का पत्थर कहा गया है? एक बार मैं और एक पार्ट में इसे बताई हूँ और ये आज भी बता रही हूँ, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिशु की किस अवस्था को विकास के मील का पत्थर कहा गया है। याद रखिएगा, 6वां अवस्था को।
शैशवावस्था अवस्था कब तक माना जाता है? जन्म से 2 वर्ष तक। इसीलिए 1000 दिन, प्रथम 1000 दिन के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। वही 1000 दिन जो है विकास का मील के पत्थर साबित होते हैं शिशु के लिए, और उसी पर उसका जो है विकास निर्भर होता है, जो बड़े होने के बाद, वयस्क होने के बाद भी इस अवस्था का प्रभाव वहाँ उपस्थित रहता है। अगला नंबर है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। याद रखिएगा, वयस्क में 206, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नवजात या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन 300 लगभग है। यहाँ प्रश्न में है कि संख्या लगभग होती है, तो 300 या 300 से अधिक। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के हृदय की धड़कन कैसी होती है? इस नवजात शिशु के हृदय का धड़कन जो होता है अनियमित होता है। संज्ञान का अर्थ होता है संज्ञान लेना किसी चीज का, यानी कि उसके बारे में जानना। तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना। आगे चलते हैं। संगीत के माध्यम से बच्चे क्या व्यक्त करते हैं? भावनाएं एवं संवेग। संगीत के माध्यम से बच्चे भावनाएं एवं संवेग व्यक्त करते हैं। गर्भवती महिला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर मैं बता रही हूँ। गर्भवती महिला को लगभग कितनी देर नींद की जरूरत है? तो 6 से 8 घंटा। याद रखिएगा, 6 से 8 घंटा। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? ऊपर वाले क्वेश्चन का ही भी मैंने विस्तार से जब बता रही थी तो बता दी थी, फिर बता रही हूं। जन्म से 2 वर्ष। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं विलियम किलपैट्रिक। याद रखना है, विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट अथवा परियोजना विधि के कितने चरण होते हैं? याद रखिएगा, 6 चरण। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अथवा परियोजना, प्रोजेक्ट या परियोजना एक ही हुआ, विधि के कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा, परियोजना कार्य का चुनाव। तीसरा, कार्यक्रम बनाना। चौथा, कार्यक्रम क्रियान्वित करना। पांचवा, कार्य का मूल्यांकन करना। छठा, कार्य का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड। इसको समझ लेना है, एक बार मैं फिर से बता रही हूं। ये आपका अति लघुतरीय है और ये लघुतरीय भी हो सकता है, और पूछ देगा कि विधि के कितने चरण हैं, लिखें। तो याद रखना है, इसके 6 चरण हैं। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा, परियोजना कार्य का चुनाव। तीसरा, कार्यक्रम बनाना। चौथा, कार्यक्रम क्रियान्वित करना। पांचवा, कार्य का मूल्यांकन करना। और छठा, कार्य का लेखा जोखा करना। चलिए आगे चलते हैं। व्यवस्थित तरीके से दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं। देखिए, शिक्षा 2 प्रकार से दिए जा रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा जो खेल के माध्यम से देते हैं, जिसे कहीं भी दिया जा सकता है, उसके लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। खेलते कूदते, सोते उठते बैठते कहीं भी हम देते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से एक पुस्तक के माध्यम से एक कोर्स लिमिट होता है, उसके माध्यम से, तो उस शिक्षा को है, या वह एक निश्चित जगह भी है कि स्कूल में दिया जाता है, वो औपचारिक शिक्षा हुआ। तो व्यवस्थित तरीके से दी जाने वाली, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्थित तरीके से दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं औपचारिक शिक्षा, क्योंकि यह जो है व्यवस्थित तरीके से स्कूल में दी जाती है। इस शिक्षा जो किसी भी समय कहीं भी दी जा सकती है कहलाती है। अभी मैं बताई कि जो कहीं भी दी जा सकती है, किसी समय दी जा सकती है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। खेल का मैदान किस शिक्षा का स्रोत है? अनौपचारिक शिक्षा का।
प्रश्न है, परियोजना विधि का अंतिम सोपान क्या है? मैंने परियोजना विधि के 6 चरण का वर्णन की थी, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट, तो उसका 6 चरण का बताई थी, जिसमें सबसे लास्ट छठा अंतिम सोपान, अंतिम चरण क्या है? तो कार्य का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, सभी संज्ञानात्मक गतिविधि एवं प्रक्रियाओं का आधार क्या है? याद रखिएगा, चिंतन। अगला प्रश्न, विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? विद्यालय औपचारिक है जबकि आंगनबाड़ी अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, गतिविधि में शिक्षक के अतिरिक्त कौन शामिल रहता है? तो शिक्षक गतिविधि है, शिक्षक है, तो अगला विद्यार्थी ही होंगे यानी बच्चे। थीम का क्या अर्थ है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम का क्या अर्थ है? याद रखिएगा, विषय वस्तु से संबंधित विचार, विषय वस्तु से संबंधित विचार ही थीम कहलाता है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक थीम होता है, यानी कि विषय वस्तु जो भी विषय है, जिस विषय पर यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उससे संबंधित विचार को हम थीम कहते हैं। अगला, मनुष्य में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अगला प्रश्न है, चित्र में रंग भरना किस प्रकार की गतिविधि है? ध्यान देना है, चित्र में रंग भरना संज्ञानात्मक गतिविधि है। चित्रकला, पहेली अथवा स्वयं के बारे में बताना किसके अंतर्गत आता है? थीम आधारित गतिविधि। ध्यान देना है, थीम आधारित गतिविधि है। चित्रकला या पहेली या स्वयं के बारे में बताना, ये सब थीम आधारित गतिविधि है। विद्यालय तत्परता क्या है? विद्यालय से पूर्व तैयारी, विद्यालय से पूर्व तैयारी को हम विद्यालय तत्परता कहते हैं। तो अगले वीडियो में मैं लघु तरीय प्रश्न को लेकर आप लोगों के लिए आ रही हूं। ये अति लघु तरीय थी, इसके आंसर जो थे बहुत शॉर्ट्स थे, बहुत छोटे थे, लेकिन वो जो होगा वो 2-4 वाक्यों में होगा। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी, उसमें लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में होगा। मैं फिर 20 या 30 प्रश्न के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।